तो डियर अब हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट्स हैं। अब डियर एग्जाम में कितना आएगा कितना नहीं ये तो कहना मुश्किल है, बट एग्जाम में जब भी आएगा इसमें 6 से आप समझ सकते हैं 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और एमसीक्यूज वगैरह में भी इसकी अच्छी खासी मतलब कवरेज होती है। तो शुरू करते हैं अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम आपके साथ डील करता है सेक्शन 68, 69, 69 ए बी सी डी। और साहब अगर आपकी इन सारे के सारे सेक्शन में किसी में भी अगर आपकी इनकम आती है तो आपको उस पे सर जी 78% तक का टैक्स रेट पे करना पड़ सकता है अंडर सेक्शन 115 डबल बी, और कुछ केसेस में पेनल्टीज भी लग सकती है 271 AAC में। तो जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करते हैं अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, कैश क्रेडिट, व्हाट आई मीन बाय कैश क्रेडिट कि लेट्स से कि अगर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट की एंट्री अगर असेसिंग ऑफिसर को मिल गई तो असेसिंग ऑफिसर उनसे पूछेगा कि बताओ साहब ये क्रेडिट का अमाउंट कहां से आया, और असेसिंग ऑफिसर ने अगर एसएससी ने अगर लेट्स से कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी या एसएससी ने जो एक्सप्लेनेशन दी वो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि साहब ये एक्सप्लेनेशन मान्य नहीं है, तो जितने की वो कैश क्रेडिट की जो एंट्री है वो इनकम मान ली जाएगी एसएससी की एज पर सेक्शन 68, और उस इनकम पे सर जी जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सेक्शन 115 डबल बी, 115 डबल बी, ठीक है। और लेट्स से कि अगर इस इनकम को अगर एसएससी खुद से वॉलंटरली ऑफर टू टैक्स कर देता है अपने आईटीआर में और 115 डबल बी के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स पे कर देता है तब तो कोई बात नहीं। अगर लेट से असेसिंग ऑफिसर ये वाली इनकम आइडेंटिफाई करता है तो असेसिंग ऑफिसर डियर आपके ऊपर 115 डबल बी के का रेट ऑफ टैक्स तो लगाएगा ही लगाएगा, साथ में 271 डबल AC की पेनल्टी भी लगा सकता है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, wherein sum is found credited in the books of the assessee maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not satisfactory in the opinion of the assessing officer। तो सर असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन के मतलब सेटिस्फैक्टरी हो ये कब माना जाएगा, इसके बारे में डियर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मतलब डिपेंड करता है कि साहब एसएससी के जो सीए सर हैं वो कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और उन्होंने कितनी ज़्यादा अच्छे से अपनी पढ़ाई की थी। एनी हाउ, तो कहते हैं साहब टू दी सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज द इनकम ऑफ द एसएससी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपके बुक्स में ये बुक एंट्री मिलेगी हमें कैश क्रेडिट की, उस प्रीवियस ईयर में डियर हम आपकी इनकम मान लेंगे, और आपकी इनकम जितनी आपकी और मतलब जितनी ये इनकम है वो आपकी तो और जो भी वो अमाउंट है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देंगे मेरे साथ साथ, कहते हैं प्रोवाइडेड दैट वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरिंग और एनी सच सम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय सच एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी नॉट सैटिस्फैक्टरी अनलेस द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच एसएससी आल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, और साथ में साफ सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर इज फाउंड टू बी सैटिस्फैक्टरी। देखिए डियर होता क्या था कि हमारे बुक्स में कैश क्रेडिट मिला, हम कह दिया करते थे कि साहब हमने ना लेट्स से कि मतलब मिस्टरी से हमने मतलब लोन लिया हुआ है, बोरिंग की हुई है। एक्ट अमेंड हुआ और उसमें कहा गया कि अगर एसएससी ये कहता है कि सर जी हमने ना ये जो अमाउंट जो हमारे बुक्स में जो है कैश मतलब क्रेडिट का दिस रिप्रेजेंट्स अ लोन और मींस बोरिंग, तो सिर्फ ये बोल के एसएससी की जान नहीं मतलब छूटने वाली। अब एसएससी को जिस पर्सन से उसने लोन या बोरिंग ली उसका नाम तो बताना ही पड़ेगा, सिर्फ यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। उसने जिस पर्सन के बारे में कहा है कि हमने इससे ये पैसा बोरो किया था, उस पर्सन को मींस जिस पर्सन के नाम पे आपने वो लोन या बोरिंग की एंट्री पास की हुई है उस पर्सन को, ध्यान दीजिएगा, द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच एसएससी आल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच सम सो क्रेडिट। के साहब आपने अगर एसएससी को 5 लाख रुपए का लोन दिया तो आप बताओ कि आपके पास 5 लाख रुपए कहां से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के चक्कर में वो भी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में आ गया और उसको ये बताना पड़ेगा, और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ साहब उसने जो बताया वो सही बताया तब तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जो है हम एसएससी की इनकम मान लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एसएससी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी। ध्यान थोड़ा सा मेरी बात डियर फ्रेंड्स मतलब ध्यान देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एसएससी इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एंड द सम सो क्रेडिट कंसिस्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम मनी or any amount of whatever name called, any explanation offered by such assessee company shall be deemed to be not satisfactory unless the person being a resident, ध्यान दीजिएगा मतलब शेयर होल्डर हमारा रेजिडेंट होगा। तो सर अगर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर, तो अगर नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है मतलब डियर फ्रेंड्स, तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 68 इन्वोक नहीं कर सकता, क्योंकि साहब एनआर शेयर होल्डर, एनआर के लिए डियर और भी मीन्स बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मतलब प्रिकॉशंस हैं, जैसे लेट्स से मतलब फेमा एक्ट वगैरह, ठीक है।
द पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच कंपनी आल्सो ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ सच सम सो क्रेडिटेड। और वो जो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से सही है। तो डियर होता क्या था कि आपने क्या किया, आपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक रास्ता मतलब बनाया हुआ था, जहां पे आप कोई भी जो है वो प्राइवेट कंपनी फ्लोट कर दिया करते थे और आप कुछ भी अमाउंट जो है वो शेयर एप्लीकेशन का, शेयर प्रीमियम का वगैरह का अपने नाम पे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। मींस किसी भी फर्जी शेयर होल्डर के नाम पे रिकॉर्ड कर दिया करते थे। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए हमने ये कहा कि सेक्शन 68 अमेंड हुआ और यहाँ पे ये कहा गया कि साहब जिस शेयर होल्डर के नाम पे आपने वो पैसा रिकॉर्ड किया है, वो शेयर होल्डर कौन होगा, बट ऑब्वियसली बात है रेजिडेंट, उस शेयर होल्डर को भी सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा कि उसके पास वो पैसा कहां से आया आपके फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपने पैसा किस नाम का रिकॉर्ड किया हुआ है साहब, आपने पैसा रिकॉर्ड किया हुआ है शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और एनी सम व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मैं यहाँ पे छोटी सी बात करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात पे मतलब डियर फ्रेंड्स मतलब ध्यान देंगे, जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने अमेंड किया था। लेट्स से कि मैं क्लोजली हेल्ड कंपनी हूँ, ठीक है, और मेरे बुक्स में लेट्स से कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर प्रीमियम या फिर शेयर मतलब कैपिटल के नाम का पैसा रिकॉर्डेड है, मीन्स इनके नाम के मेरे पास कैश क्रेडिट रिकॉर्डेड है। तो आपने कहा कि हम जो है साहब हम इसको इन्वोक कर लेंगे और जिस पार्टी के नाम पे आपने क्रेडिट रिकॉर्ड किया हुआ है हम उस पार्टी से भी मतलब पूछेंगे कि बताओ आपके पास पैसा कहां से आया। और अगर उस पार्टी ने अगर इस चीज को सब्सटेंशिएट नहीं किया तो हम साहब मतलब रिसिपेंट का जो है हम उनके हाथ में हम ये कैश क्रेडिट मान के अकॉर्डिंगली हम उनके ऊपर सेक्शन 115 के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे। ठीक बात है। तो सर आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि लेट्स से कि अगर आप एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है या आपका क्लाइंट एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, आप उनको क्या एडवाइस करोगे कि साहब आप शेयर प्रीमियम के नाम का पैसा लो या लोन या बोरिंग्स के नाम का पैसा लो। डियर अगर आप लोन या बोरिंग्स के नाम का पैसा लेंगे तो उसके लिए फर्स्ट प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सम सो क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरिंग और एनी अदर सम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर लोन या फिर बोरिंग के नाम का पैसा लेगी तो वो फर्स्ट प्रोवाइजो में आ जाएगा, और अगर लेट्स से कि शेयर एप्लीकेशन वगैरह के नाम का अगर मतलब पैसा लेगी तो वो सेकंड प्रोवाइजो में आ जाएगा। ठीक बात है। बट डियर इन दोनों मतलब केसेस में लेट्स से कि अगर आपने अपने पास जो क्रेडिट मतलब रिकॉर्ड किया है, जिस पर्सन के नाम पे आपने वो मतलब क्रेडिट अगर आपने मतलब रिकॉर्ड किया है, अगर वो पर्सन डियर वेंचर कैपिटल फंड या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी है, तो इस केस में हम सेक्शन 68 को इन्वोक नहीं करेंगे और अकॉर्डिंगली हम उनसे नहीं पूछेंगे कि साहब आप भी बताओ कि आपके पास ये पैसा कहां से आया। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, लेट्स से साहब कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट को आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया और असेसिंग ऑफिसर को इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल जाता है, तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट की हम आपकी इनकम उस प्रीवियस ईयर की मान लेंगे, प्रोवाइडेड कि आप असेसिंग ऑफिसर को एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दें। तो देखेंगे वेयर इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ध्यान दीजिएगा, व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपने उस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर अगर हमने उस वाले इन्वेस्टमेंट को अंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो डियर अगर आपने उसको अंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है तो फिर सेक्शन 69 लग जाएगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो लेट्स से कि अगर आपने 10 लाख रुपए गोल्ड में लगा दिया और अगर आपने पूरा का पूरा 10 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया और लेट्स से कि असेसिंग ऑफिसर को उस गोल्ड के बारे में पता चल गया, तो साहब 10 लाख रुपए जो है आपकी इनकम उस प्रीवियस ईयर की बना दी जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया था। और सेक्शन 69 अगर लग गया तो साहब 10 लाख रुपए की जो इनकम है अब वो आपकी नॉर्मल इनकम की तरह से कंसिडर नहीं की जाएगी, अब ये आपकी स्पेशल इनकम की तरह से मतलब कंसिडर की जाएगी, जिसपे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन वगैरह अलाउड नहीं होगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलाउड नहीं होगा, चैप्टर 6 से अलाउड नहीं होगा, और उस पर हम जो है आपके साथ बहुत हेवी रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे जो कि सेक्शन 115BE में दिया हुआ है। और अगर लेट से आप इस वाले इनकम को खुद से शो नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, ITR में आप अपना रिटर्न नहीं इस वाले इनकम को इंक्लूड करते, तो ऐसे केस में डियर फ्रेंड्स पेनल्टी भी आपके ऊपर लगाई जा सकती है 10% की 271 AAC के हिसाब से। तो देखेंगे 271 AAC के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो सर जल्दी से आगे आते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो लेट्स से साहब किसी भी प्रीवियस ईयर में यू आर द ओनर ऑफ, मतलब द असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, बुलियन मींस ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एंड द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सच मनी, बुलियन एक्सेट्रा और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट सैटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। तो सर जी वो सारी की सारी जो उसकी जो इनकम होगी, जो अमाउंट होगा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी सेक्शन 69A के हिसाब से।
अच्छा, द मनी एंड द वैल्यू ऑफ एनी बुलियन एक्सेट्रा में बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द असेसी फॉर दैट प्रीवियस ईयर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लेट्स से कि इफ यू आर दी ओनली दी मींस पोजीशन है तो आप साहब, तो फिर उस केस में सेक्शन 69A जनरली इन्वोक नहीं होता और आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने साहब ये जो है वो किसी और पर्सन के बिहाफ पे रखा हुआ है, तो इवन 69A के इन्वोकेशन के लिए ओनरशिप रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, 69B अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जैसे कि हमने आपके साथ पहले बात की, लेट्स से कि आपने 10 लाख रुपए के गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने उस 10 लाख रुपए के गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए की तरह से शो किया हुआ है, तो असेसिंग ऑफिसर डियर 7 लाख रुपए आपकी इनकम की तरह से ट्रीट कर सकता है। देखेंगे, वेर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट और इफ इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी बुलियन ज्वेलरी और एनी वेल्युएबल आर्टिकल और थिंग एंड द असेसिंग ऑफिसर फाइंड दैट द अमाउंट स्पेंड ऑन मेकिंग सच इन्वेस्टमेंट और इन एक्विजिशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग एक्सीड्स द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि आपने 3 लाख रुपए रिकॉर्ड किया, बट हमें ये लगता है कि साहब आपने कम से कम 10 लाख रुपए जो वो इंकर किया था इसको अक्वायर करने में, तो साहब असेसिंग ऑफिसर को ये मतलब कैसे लग सकता है, हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर के हाथ में कोई बिल वगैरह मतलब लग गया हो जिससे ये पता चलता हो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है ₹10 लाख और आपने अपनी किताबों में आपने उसको रिकॉर्ड कितना किया है ₹3 लाख। ठीक है। अच्छा, such excess shall be doomed to be the income of the assessing officer for that financial। और जैसे हमने 7 लाख रुपए आपकी इनकम बना दी, हम उस इनकम पे 115BE के हिसाब से टैक्स लगा देंगे और अगर हो सका तो हम उस पर पेनल्टी भी लगा देंगे 271AA के हिसाब से। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, लेट्स से कि आपने कोई अच्छा खासा एक्सपेंडिचर कर दिया और वो एक्सपेंडिचर आपने अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, बट असेसिंग ऑफिसर को पता चल गया कि साहब आपने ये वाला अमाउंट इंकर किया है। अगर आप उस एक्सपेंडिचर का सोर्स अगर असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन कर देते हैं टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो जो एक्सपेंडिचर है डियर वो आपकी इनकम बन जाएगा उस प्रीवियस ईयर के लिए जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्सपेंडिचर किया। मेरे साथ साथ देख लें, where in any financial year the assessee has incurred any expenditure and has offered no explanation about the source of such expenditure or the explanation is unsatisfactory in the opinion of assessing officer, the assessing officer can treat such unexplained expenditure as the income of the assessee for such financial year। ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर जी, लेट्स से कि अगर वो हमारी इनकम बना भी देगा तो क्या हुआ, हम उसको टैक्स पर्पसेस के लिए क्लेम कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ना अपने बिजनेस के लिए स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया और हमने लेट्स से 20 लाख रुपए का स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया, 10 लाख रुपए हमने अपने व्हाइट मनी से दे दिया, 10 लाख रुपए हमने अपने ब्लैक मनी से दे दिया, 10 लाख रुपए हमने अपने ब्लैक मनी से दे दिया। असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है कि यार आपने ना 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, बट आपने एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए का शो किया है ओपन में और 10 लाख रुपए का आपके पास अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है कि बताओ साहब ये 10 लाख रुपए आपने जो स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया, ये पैसा कहां से आया, फ्रॉम वेयर दिस मनी केम। आप इसका कोई भी सोर्स ओपन नहीं, आप इसका कोई भी सोर्स टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर नहीं बता पाते। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि ठीक है साहब, इस 10 लाख रुपए को हम आपके क्या मान लेंगे, इनकम बाय इन्वोकिंग सेक्शन 69C और 10 लाख रुपए आपकी क्या बन गई, इनकम। असेसी क्या बोलेगा कि ठीक है सर जी, आप 10 लाख रुपए आप हमारी इनकम को ट्रीट कर लो। ठीक है, बट साहब एक बात बताओ, हमने इस 10 लाख रुपए से क्या किया, कोई सट्टा तो नहीं खेला, कोई हमने बेईमानी तो नहीं की, हमने इस 10 लाख रुपए से किया क्या, अपना स्टॉक इन ट्रेड तो परचेज किया है, तो हमें तो साहब स्टॉक इन ट्रेड का बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड होना चाहिए। तो ठीक है साहब असेसिंग ऑफिसर, आप इस 10 लाख को हमारी इनकम की तरह से कंसिडर कर लो। 10 लाख रुपए है जो है, चूंकि हमने इसको अपने एक बिजनेस एक्सपेंडिचर में इस्तेमाल किया है, मतलब यूज किया है, हम इसको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर हम उसको क्लेम कर लेंगे। तो बात क्या हुई, बात तो सर जी बराबर होगी, 10 लाख रुपए इनकम ऐड हुआ, 10 लाख रुपए का आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया, तो हम तो साहब स्क्वायर ऑफ में आ गए। आर यू गाइस गेटिंग? क्या हमारे ऊपर कोई इनकम का एक्स्ट्रा बर्डन इंपोज किया गया? नहीं। तो इसी प्रैक्टिस को दूर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते साहब such unexplained expenditure which is deemed to be the income of the assessee shall not be allowed as deduction under any head of income। कि भले आपने इसको किसी लीगल पर्पस के लिए स्पेंड किया हो, फिर भी हम उसका आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अमाउंट बोरोड और रिपेड इन हुंडी क्या होता है डियर, हुंडी ना एशियंट इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब प्रेवलेंट था, जहां पे ये होता है कि आप ना किसी पर्सन को किसी और पर्सन को पेमेंट करने के लिए किसी ब्लैंक पेपर में कुछ अमाउंट लिख के मतलब दे दिया करते हैं, और ये जो अमाउंट है दिस और ये जो मतलब पेपर है, ये पेपर जो है डियर इट एक्ट्स एज अ प्रूफ बेसिकली। हुंडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं होता, हुंडी की साहब लीगल बैकिंग नहीं होती और हुंडी को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि हम हुंडी की तरह से देश में कारोबार ना होने दें और हम किसको बढ़ावा दें, नॉर्मल या फिर फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स को बढ़ावा दें। अगर हुंडी ही हमारे देश में अगर मतलब प्रिवलेंट अगर रहेगा तो डियर फॉर्मल बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगी। तो लॉ मेकर का ऑब्जेक्टिव था कि हुंडी प्रैक्टिसेस को कम किया जाए और फॉर्मल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा मतलब बढ़ाया जाए, इसलिए आपने हुंडी के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां लगा दी। तो मेरे साथ साथ देखेंगे,
वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी, अगर आपने हुंडी में कोई पैसा बोरो किया किसी से भी, तो साहब आपने जो पैसा बोरो किया वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। बट सर ये तो मैंने बोरिंग की है, अगर बोरिंग करनी है तो फिर फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू बोरिंग करो। अगर आप हुंडी के थ्रू अगर आप मतलब बोरिंग करेंगे, द अमाउंट सो बोरोड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट वाज बोरोड। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस अमाउंट को बोरो किया, हम उसी प्रीवियस ईयर में सेक्शन 69D इन्वोक करके आपकी इनकम मान लेंगे। उस इनकम पे हम जो है साहब 115 BEE के हिसाब से रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे और 271 AAC के हिसाब से पेनल्टी भी लगा देंगे इन सर्टेन केसेस। ठीक बात है। अच्छा लेट्स से सर जी हमने ना 5 लाख रुपए हुंडई के बोरो किए, ठीक बात है, और अगर हमने अगर लेट से बोरो किया तो हमें रिपे भी तो करना पड़ेगा। तो लेट से कि जब हमने 5 लाख रुपए बोरो किए, असेसिंग ऑफिसर ने 69D को इन्वोक करके 5 लाख रुपए हमारी इनकम बना के अकॉर्डिंगली हमारे ऊपर टैक्स वगैरह लगा दिया। अब जब हम इस अमाउंट को रिपे करेंगे तो क्या असेसिंग ऑफिसर फिर से 69D इन्वोक करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। बट लेट्स से कि हमने 5 लाख रुपए बोरो किए, उस बोरिंग के स्टेज पे या फिर मतलब बोरोवल के स्टेज पे असेसिंग ऑफिसर 69D इन्वोक नहीं कर सका, बट हमने साहब 5 लाख रुपए के बदले 5.5 लाख रुपए रिपे किए। और हमने रिपे कैसे किए? अदरवाइज देन थ्रू अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक। मतलब ये हुआ कि हमने फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू रिपे नहीं किया, हमने रिपे कर दिया कैश वगैरह के मोड में। तो जब आप रिपे करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आप रिपे करेंगे तो हम पूरा का पूरा 5.5 लाख रुपए आपकी 69D के हिसाब से इनकम मान लेंगे। बट सर हमने तो बोरो 5 लाख रुपए किया था, तो 5 लाख रुपए लगाओ। नहीं, लॉ क्या कहता है कि जो अमाउंट होगा, द अमाउंट रिपेड शैल इंक्लूड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड अमाउंट। तो अगर आपने 5 लाख रुपए बोरो किया था, अगर लेट से बोरोवल के स्टेज में आपके ऊपर 69D इन्वोक नहीं हो सका, तो कोई बात नहीं, हम रीपेमेंट के टाइम पे अगर आप जब उसको मतलब रिपे करेंगे अमाउंट को, अदरवाइज एन अकाउंट पे चेकआउट और अदरवाइज एन अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक, तो जब आप उसको रिपे करेंगे तो इंटरेस्ट के इंक्लूसिव हम आपकी इनकम बना देंगे 69D में, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं टैक्स ऑन इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 68 से लेकर 69 की पूरी मतलब सीरीज। तो ध्यान दीजिएगा, वेयर द assessee has any income referred in 68, 69, 69A वगैरह वगैरह, सच इनकम शैल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 60%। पर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। 60% पे साहब 25% का सरचार्ज लगेगा और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट 78% मीन 78% आ गया, ठीक बात है। इसके बाद नो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मीन्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस और सेट ऑफ लॉस शैल बी अलॉट टू द assessee अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन कंप्यूटिंग सच इनकम। मतलब साहब वो पूरी की पूरी इनकम ग्रॉस बेसिस पे 78% मीन 78% की रेट पे टैक्स हो जाएगी। सरकार का यहाँ बंद नहीं भरा, इन्होंने कहा कि पेनल्टी भी लगा देंगे 10% का। ध्यान दीजिएगा, द असेसिंग ऑफिसर और CIT अपील्स, तो साहब फाइनेंस एक्ट 2022 ने इसे अमेंड किया था। पहले 271 AAC में पेनल्टी लगाने का पावर सिर्फ और सिर्फ असेसिंग ऑफिसर को था। फाइनेंस एक्ट 2022 ने इन पावर्स को CIT अपील्स को भी एक्सटेंड कर दिया। अदरवाइज वापस से CIT अपील्स को जो है वो मतलब मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास मतलब भेजना होता था। अब CIT अपील्स के पास भी पावर है कि CIT अपील्स भी चाहे तो पेनल्टी वगैरह लगा सकता है। The assessing officer or CIT appeals may direct that in case where the income is determined, income means determined includes any income under section 68, 69, 69A, B, C, D in any previous year, ठीक बात है। The assessee shall pay means compulsory है साहब by way of penalty in addition to the tax payable under section 115BE at the rate of 10% of the sum payable under section 115BE। मतलब सर जी 1 लाख रुपए लेट से अगर आपकी ऐसी इनकम बनती है 1 लाख रुपए, उस 1 लाख रुपए पे हमने 115BE के हिसाब से 78,000 रुपए का टैक्स लगा दिया और हमारा मन यानी भर हमने साहब इसके अलावा 7,800 रुपए आपकी पेनल्टी बनेगी। मींस व्हाट एवर इज द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115BE उसका 10% आपकी पेनल्टी बनेगी, ठीक बात है। पर पेनल्टी सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं बनेगी और वो मतलब सिचुएशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम रेफर्ड इन टू द एक्सटेंट सच इनकम हैज बीन इंक्लूडेड बाय द assessee इन द रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 एंड टैक्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ 115BE हैज बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो लेट्स से अगर आपने वॉलंटरली अगर आपने उन इनकम को अपने ITR में एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद 115BE के हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया, तो उतने एक्सटेंट तक की जो इनकम होगी उस पर 271 AAC की पेनल्टी नहीं लगेगी। और हाँ डियर, 271 AAC को इंट्रोड्यूस किया गया था और जैसे इसको मींस इंट्रोड्यूस किया गया इन इनकम को जो कि 68, 69 वगैरह में मतलब रेफर्ड है, इसको अब हम अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम की तरह से कंसीडर करके 270A की पेनल्टी नहीं लगाते और इनके ऊपर साहब पेनल्टी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 271 AAC में लगेगी, ठीक है। अच्छा तो अब हम डियर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20B, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन, 269SS to 269TT। तो सर आपने इसके अनडिस्क्लोज इनकम के साथ क्यों कराया? बिकॉज डियर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू मतलब चैप्टर मींस इनके बीच में कुछ मतलब लिंकेज है। तो देखेंगे डियर इस वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। चैप्टर मींस 20B मतलब डील करता है कि आपको पैसे किस तरीके से रिसीव करने हैं और किस तरीके से पे करने हैं,
पैसे किस तरीके से रिसीव करते हैं और किस तरीके से पे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिसिप्ट की, मींस आपको पैसे कैसे रिसीव करने हैं, तो साहब दो सेक्शंस हैं जो इस चीज से डील करते हैं, दो सेक्शंस हैं जो इस चीज से डील करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैसे किस तरीके से रिसीव करने हैं, पेमेंट नहीं है। पेमेंट का भी एक इसमें मतलब प्रोविजन है, उसकी भी हम बात करेंगे। हमने सबसे पहले बात की कि आपको पैसे कैसे रिसीव करने हैं, मींस रिसिप्ट ऑफ मनी, ठीक बात है। तो दो सेक्शन है डियर जो कि रिसिप्ट ऑफ मनी से डील करते हैं। एक है सेक्शन 269SS, ठीक है, और दूसरा है सेक्शन 269ST, ठीक है। अच्छा, और अगर हम पेमेंट की बात करें, और ये पेमेंट नहीं, बेसिकली दिस इज रीपेमेंट, और ये इसमें से आप डील करता है 269T। बट सर एक बात बताएं, आपने तो पीजीबीपी में हमें बहुत कुछ बताया था कि पैसे आपको 48(3) आपने पढ़ाया था, उसके बाद आपने पढ़ाया था कि अगर आप एक फिक्स एसेट वगैरह परचेज कर रहे हैं, अगर आपने 10,000 रुपीज से ज्यादा अमाउंट पे कर दिया ऑन अ मोड अदर देन कैश, ऑन अ मोड इन कैश वगैरह, तो वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता था। इसी तरीके से अगर 35AD की बात करें तो 35AD8 कहता था कि अगर आपने 10,000 रुपये से ज्यादा कुछ पे कर दिया तो आप उसके लिए 35AD में उसकी एक्सपेंडिचर वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या था डियर, वो था पेमेंट को करना, कि अगर आपने लेट्स से प्रिस्क्राइब्ड मोड में अगर आपने पेमेंट नहीं की एक्सीडिंग ₹10,000 तो आप उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, या आप अगर लेट्स से कि अगर वो फिक्स एसेट के लिए है तो आप अपने फिक्स एसेट की उस पर वैल्यू क्लेम नहीं कर सकते, मींस वो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। वो था पेमेंट करना। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव करना, मींस पैसा रिसीव करना। मतलब ये हुआ कि हम जो यहाँ पे जो हम मींस रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं वो हम किसके ऊपर कर रहे हैं, रिसिपिएंट के ऊपर, ठीक है। तो साहब ये दो सेक्शन क्यों, तो ध्यान दीजिएगा ये जो सेक्शन 269ST है, That is basically business receipt oriented। हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिसिप्ट्स ही आएंगे, बट मोर अ काइंड ऑफ बिजनेस रिसिप्ट्स, ठीक है। और 269SS की बात करें तो ये डील करता है लोन से, डिपॉजिट से, एक्सेट्रा, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट टाइप, और 269ST डील करता है बिजनेस रिसिप्ट से, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आपने 269SS के कॉन्ट्रावेंशन करके अगर पैसा रिसीव कर लिया, अगर आपने पेमेंट रिसीव कर ली, तो साहब जितना पेमेंट आप रिसीव करेंगे आपके ऊपर उतनी ही अमाउंट की पेनल्टी लगा दी जाएगी 271D के हिसाब से। अगर आपने 5 लाख रुपए रिसीव कर लिए तो डियर 5 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी 271D के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने 269ST का कंट्रावेंशन किया और लेट्स से अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव कर लिया तो जितना अमाउंट आपने रिसीव किया उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी 271DA के हिसाब से। और 269T किससे डील करता है कि आपने लेट्स से कि कोई अमाउंट किसी पर्सन से रिसीव किया इन द नेम ऑफ लोन, डिपॉजिट वगैरह, आप उसको रिपे कैसे करेंगे, और आपको रिपे नहीं करना इन अ मोड इन कैश, मतलब आपको मींस रिपे करना है इन अ मोड अदर देन कैश एंड सम प्रिस्क्राइब्ड मोड। और अगर आपने लेट्स से रिपे करने में गलती की, मींस अगर आपने कैश वगैरह में रिपे कर दिया तो जितना अमाउंट आपने रिपे किया डियर उतने ही की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 271E के हिसाब से, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ मनी की, अगर हम पेमेंट रिसीव करेंगे तो हम कैसे रिसीव करेंगे, देखेंगे मेरे साथ साथ। अच्छा, मोड ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टन लोन, डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम, सेक्शन 269SS। हमने कहा था कि इसके अलावा एक और डियर फ्रेंड्स मतलब सेक्शन है 269ST, तो वो भी बात किसके लिए मतलब वो भी मतलब किससे मतलब डील करता है, पेमेंट रिसिपिएंट से, कि जो व्यक्ति पेमेंट रिसीव कर रहा है। बट हाँ, इन दोनों का पर्पस अलग अलग है, तो बहुत ध्यान से आपको इस चीज को समझना चाहिए। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, कोई भी पर्सन रिसीव या एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी पर्सन से कोई भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम। तो स्पेसिफाइड सम क्या होता है कि लेट्स से कि अगर आपको कोई इम्यूएबल प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना है और इम्यूएबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया, दैट इज अ स्पेसिफाइड सम, ठीक है। तो साहब आप रिसीव अगर आप नहीं करेंगे अदरवाइज देन थ्रू एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। इसका मतलब कि आप कैश वगैरह में या फिर अगर आप बियरर चेक वगैरह में आप रिसीव नहीं करेंगे। और कब आप मतलब रिसीव नहीं करेंगे, द अमाउंट ऑफ सच लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम और एग्रीगेट देयर ऑफ इज ₹20,000 और मोर। तो लेट्स से मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी से कोई लोन वगैरह या कोई एडवांस वगैरह या कोई मींस डिपॉजिट वगैरह अगर रिसीव कर रहे हैं, और अगर लेट्स से मिस्टर बी से वो 35,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, तो आप मतलब मिस्टर ए को क्या सलाह देंगे कि मिस्टर ए
तुम्हें मिस्टर बी से 20,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है वो मतलब 20,000 या उससे ज्यादा अमाउंट तुम्हें जो है वो कैश मोड में रिसीव नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसके कैश मोड में रिसीव करोगे तो जितना अमाउंट तुमने ये कैश मोड में रिसीव किया उतने ही की तुम्हारे ऊपर पेनल्टी बन जाएगी 271D के हिसाब से। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक है, तो लेट्स से कि मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे हैं, मिस्टर ए को पेमेंट कर रहे हैं किस नाम के, या तो लोन दे रहे हैं, या तो डिपॉजिट दे रहे हैं, या स्पेसिफाइड सम वगैरह दे रहे हैं। मींस मिस्टर ए कौन है? रेसिपिएंट। तो साहब सेक्शन 269 एसएस किसको प्रिवेंट करता है? रेसिपिएंट को, क्योंकि रेसिपिएंट तुम पैसा रिसीव मत करना, तुम पैसा रिसीव मत करना। मींस नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, क्योंकि सेक्शन 269 एसएस जो है उसकी पेनल्टी किसके तरफ लगाई जाएगी? रेसिपिएंट की तरफ। कि अगर रेसिपिएंट ने मनी रिसीव किया, और रिसिपिएंट ने मनी किसके नाम का रिसीव किया? रिसिपिएंट ने मनी रिसीव किया साहब लोन के नाम का, डिपॉजिट के नाम का, या स्पेसिफाइड सम के नाम का। ठीक बात है, चलें। तो फिर साहब कब कब आपको रिसीव नहीं करना? अगर आप इनिशियली रिसीव कर रहे हैं, मींस फर्स्ट टाइम अगर आप रिसीव कर रहे हैं और ये अमाउंट 20,000 रुपीज या उससे ज्यादा है, ठीक है, आपने पहले भी कुछ अमाउंट मिस्टर बी से रिसीव किया था, लेट्स से कि आपने ऑलरेडी मिस्टर बी से 10,000 रुपीज रिसीव किया हुआ है, या लेट्स से कि ऑलरेडी आपने मिस्टर बी से 20,000 रुपीज ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया, मीन्स 20,000 रुपीज आपने रिसीव कर लिया। अगर अब आप मिस्टर बी से 1,000 रुपए भी ज्यादा रिसीव करेंगे डियर, तो आपके ऊपर 269 एसएस लग जाएगा, क्योंकि 20,000 का कोटा ऑलरेडी पूरा हो गया। लेट्स से कि आपने जो है वो मिस्टर बी से पहले रिसीव किया था ₹10,000 और अब आप रिसीव करना चाहते हैं 12,000। तो मुझे बताएं, पहले आपने मिस्टर बी से कितना रिसीव किया था? ₹10,000। अब आप कितना रिसीव कर रहे हैं? 12,000 रुपए। क्या दोनों का क्यूमुलेटिव आपका कोटा पूरा कर देता है? हाँ सब, कोटा कितना? 20,000 रुपए, उससे ज्यादा। तो सर एक बात बताओ, अगर हमने मिस्टर बी से पहले 5,000 रुपए रिसीव किए थे, मींस मिस्टर ने मिस्टर बी से पहले 5,000 रुपए रिसीव किए थे, तो क्या 269 एसएस लगेगा? मैंने कहा नहीं। सेकेंड टाइम में 4,000 रुपए और रिसीव कर लिए, क्या 269 एसएस लगेगा? मैंने कहा नहीं। तीसरे बार में 3,000 रुपए और रिसीव कर लिए, क्या लगेगा? नहीं। अब हम 8,000 रुपए रिसीव करने जा रहे हैं, क्या लगेगा? लग जाएगा, क्योंकि ये साहब क्यूमुलेटिव जो है आपका वो 20,000 रुपए उससे ज्यादा हो गया। आर यू गाइस गेटिंग? 5 4 9 12। क्या मेरी बात समझ आई? तो डियर इस तरीके से हमें अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर 269 एसएस लग जाएगा। और अगर 269 एसएस लग गया डियर, तो जितना अमाउंट रिसिपेंट ने रिसीव किया उतने की ही पेनल्टी बन जाएगी 271 के हिसाब से। ठीक बात है? अच्छा, 269 एसएस कब कब नहीं लगेगा? प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम एक्सेप्टेड फ्रॉम और एनी लोन और डिपॉजिट एक्सेट्रा टेकन फ्रॉम किससे साहब? गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, कॉर्पोरेट जो कि आपका स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी से, या अदर पर्सन विच में बी नोटिफाइड देयर ऑफ। ठीक बात है? आगे देखते हैं डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट्स से कि अगर एक व्यक्ति जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है और मतलब दूसरे व्यक्ति जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है और इन दोनों पर्संस की ऐसी कोई भी इनकम नहीं है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में लायबल टू टैक्स है, वो अगर कुछ भी अमाउंट दे या फिर मतलब रिसीव करें, उस पर डियर 269 एसएस की ऑब्लिगेशन नहीं आएगी। ठीक बात है? तो लेट्स से मिस्टर बी और ये हमारे मिस्टर ए, नॉर्मल इनकम है दोनों की। लेट्स से कि मिस्टर बी के पास कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, मिस्टर ए ने इनको इस प्लॉट ऑफ लैंड के लिए एडवांस दिया 5 लाख रुपए। मुझे बताएं, क्या मिस्टर बी को 5 लाख रुपए इनसे कैश में ले लेना चाहिए? नहीं साहब। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी रिसिपिएंट है और प्लॉट ऑफ लैंड के लिए जो एडवांस है दैट इज अ स्पेसिफाइड सम, और सेक्शन 269 एसएस कहता है कि यार अगर कोई भी पर्सन मींस मिस्टर बी ने अगर कोई भी स्पेसिफाइड सम रिसीव कर लिया जो कि 20,000 रुपए से ज्यादा है, तो साहब आपके ऊपर 271D की पेनल्टी लग जाएगी 5 लाख रुपए। ठीक बात है? अब लेट्स से मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों की एग्रीकल्चर इनकम है और मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों में से किसी की भी इनकम ऐसी नहीं है जो कि लायबल टू इनकम टैक्स है या फिर जिसपे जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आती है, मीन सारी की सारी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टर ए मिस्टर बी को 5 लाख रुपए कैश दे सकते हैं और मिस्टर बी 5 लाख रुपए कैश रिसीव कर सकते हैं। अगर मिस्टर बी 5 लाख रुपए कैश रिसीव करेंगे भी तो भी मिस्टर बी के ऊपर 269 एसएस नहीं लगेगा। ठीक है? अच्छा, आगे आते हैं, देखेंगे मेरे साथ साथ, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 269 एसएस इफ एनी पर्सन टेक्स और एक्सेप्ट्स एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ 269 एसएस ही शैल बी लायबल टू पे बाय द पेनल्टी। मतलब साहब जितना अमाउंट आपने उस कॉन्ट्रावेंशन जितना अमाउंट आपने 269 एसएस के कॉन्ट्रावेंशन से आपने मतलब रिसीव किया, उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और ये पेनल्टी कौन इंपोज करेगा? जॉइंट कमिश्नर। मींस ये जो पेनल्टी इंपोज कौन करेगा? जॉइंट कमिश्नर। थोड़ी मुझे एक बात बताएं,
आपका असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर। तो लेट्स से कि अगर असेसमेंट आपका असेसिंग ऑफिसर ने किया और लेट्स से वो असेसिंग ऑफिसर आपका और वो असेसिंग ऑफिसर कौन है? लेट्स से जॉइंट कमिश्नर। तो डियर वो पेनल्टी प्रोसीडिंग भी खुद से इनिशिएट कर सकता है 271D में, ठीक है। बट लेट्स से कि अगर जो असेसिंग ऑफिसर है ही इज बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, तो साहब वो असेसिंग ऑफिसर खुद से जो है वो 271D की पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर सकता। इसके लिए उसको किसको इन्वोक करना पड़ेगा? जॉइंट कमिश्नर को, ठीक है। अच्छा, हमने कहा इस पर सेक्शन 273B नो पेनल्टी शैल बी इम्पोजेबल अंडर सेक्शन 271D ऑन द सेसी, जिसके लिए आप प्रूफ कर देते हैं साहब की देयर वाज अ रीजनेबल कॉस्ट फॉर सच फेलियर। अब देखेंगे डियर ये थोड़ा सा रिवीजन में ये चीजें आपको बताने, तो मेरे साथ थोड़ा सा देख लें। लेट्स से कि मिस्टर ए है साहब और मिस्टर बी है, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास ना 5 लाख रुपए इनके बुक में क्रेडिट था। मिस्टर ए के बुक्स में 5 लाख रुपए मतलब क्रेडिटेड था। असेसिंग ऑफिसर ने पूछा कि बताओ ये 5 लाख क्या है? तो मिस्टर ए ने कहा कि साहब दिस इज अ लोन आई हैव टेकन फ्रॉम मिस्टर बी। ठीक बात है, दिस इज अ लोन आई हैव टेकन फ्रॉम मिस्टर बी। असेसिंग ऑफिसर ने इसको कैश क्रेडिट मान के 5 लाख रुपए को सेक्शन 68 की इनकम बना दिया और इस पे A115BE का रेट ऑफ टैक्स लगा दिया और साथ में 271 AAC की पेनल्टी लगा दी। फिर से मिस्टर ए की किताबों में 5 लाख रुपए क्रेडिट था। मिस्टर असेसिंग ऑफिसर ने पूछा कि बताओ ये 5 लाख रुपए क्या है? मिस्टर ए कहता है कि मैंने लोन लिया था, बट मिस्टर बी इस चीज को सब्सटेंशिएट नहीं कर पाता कि मैंने लोन दिया था। ठीक बात है। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 68 इन्वोक किया, इस 5 लाख रुपए को मिस्टर ए की इनकम बना दिया सेक्शन 68 में, 115BE का रेट ऑफ टैक्स लगा दिया 78% की और 271 AAC में 10% की पेनल्टी लगा दी। असेसिंग ऑफिसर का मन नहीं भरा, इसने कहा कि साहब 5 लाख रुपए तुम रिसीव कैसे कर सकते हो कैश में? तुमने 5 लाख रुपए कैश में रिसीव करके 269 SS का कंट्रावेंशन कर दिया। क्या मेरी बात समझ पाए? 269 SS क्या कहता है? नो पर्सन शैल एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी लोन और डिपॉजिट। तो तुमने जैसे 5 लाख रुपए और ये 20,000 रुपए से ज्यादा अगर है, तो चूंकि साहब 5 लाख रुपए 20,000 से ज्यादा है मिस्टर ए, तुमने इसको कैश में रिसीव कैसे कर दिया? इस 5 लाख के रिगार्ड्स में मैं तुम्हारे लिए 269 SS भी इन्वोक करूंगा और 271D की पेनल्टी भी लगाऊंगा। यू गाइस गेटिंग? किसी को बात समझ आई? मतलब ये हुआ सर जी, इस 5 लाख रुपए के लिए असेसिंग ऑफिसर ने दोनों इन्वोक कर दिए, 68 के अनडिस्क्लोज इनकम भी इन्वोक कर दिया और 269 SS भी इन्वोक करके 271D की पेनल्टी भी लगा दी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर थोड़ा सा रुक जाओ, इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर तुम दोनों में से एक काम कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा डिफरेंस, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दीवान एंटरप्राइजेस वर्सेस CIT एंड अदर्स के केस में क्या असेसिंग ऑफिसर या तो तुम ये इन्वोक कर दो, या तो ये कर लो, ये वाला काम कर लो, या फिर ये कर लो यार, दोनों एक साथ मत करो। असेसी बेचारा कहाँ जाएगा? तो दोनों में से एक काम कर लो। तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो 68 इन्वोक करके 115BE का रेट ऑफ टैक्स लगा दे, या फिर और साथ में 271 AAC की पेनल्टी लगा दे, या 269 SS इन्वोक करके साथ 271D की पेनल्टी लगा दे। दोनों साथ में नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं डियर थोड़ा सा। तो हमने कहा कि रिसिप्ट के लिए एक और ट्रांजैक्शन, एक और सेक्शन है हमारे पास, तो पहले वो वाला सेक्शन देख लेते हैं जो कि रिसिप्ट को डील करता है। ध्यान दीजिएगा डियर, मोड ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांजैक्शन सेक्शन 269 ST। तो हमने कहा था कि ये जो सेक्शन है डियर ये भी डील करता है रिसिप्ट से, बट यहाँ पे जो मतलब रिसिप्ट है डियर इट इज अ मोर काइंड ऑफ द बिजनेस रिसिप्ट। और हमने 269 SS आपके साथ जो मतलब देखा था वो किससे डील करता था? रिसिप्ट ऑफ लोन एडवांस स्पेसिफाइड सम वगैरह, बट दिस इज मोर काइंड ऑफ द मींस बिजनेस रिसिप्ट, ठीक है। अच्छा, तो देखेंगे नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर। कि साहब आपको ना कोई भी किसी भी से भी आपको 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट आपको रिसीव नहीं करना, मतलब रिसीव ही नहीं करना। नहीं, रिसीव कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो अकाउंट पे चेक में कर सकते हो, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हो, या फिर अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड में कर सकते हो, जो कि रूल 6A में दिया गया। रूल 6A साहब हमने इतनी बार आपको बता दिया। वही साहब वहां पे क्या था, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम आधार पे, UPI, RTGS, NEFT वगैरह, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो, बट साहब इन्हीं मोड में रिसीव कर सकते हो। तो इसका मतलब कैश में रिसीव नहीं कर सकते, बियरर चेक में रिसीव नहीं कर सकते, बियरर ड्राफ्ट में रिसीव नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, इनमें रिसीव नहीं कर सकते। अगर ये चीज है इनमें रिसीव कर सकते हो, मींस ये जो चीजें हैं आपके अकाउंट पे चेक वगैरह, इसमें आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा साहब ठीक है, तो हमें 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा रिसीव नहीं करना, कैश वगैरह में रिसीव नहीं करना। किससे किससे रिसीव नहीं करना? ध्यान दीजिएगा, इन अग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, मतलब किसी एक व्यक्ति से किसी एक दिन में 2 लाख रुपए उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं करना।
दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब किसी एक ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं करना। तो लेट्स से कि मैंने एक ट्रांजेक्शन किया जहां मैंने 10 लाख रुपए की मशीन सेल कर दी, और लेट्स से मिस्टर ए जो है वो मुझे रोज आते हैं 1-1 लाख रुपए कैश देके चले जाते हैं। मिस्टर ये रोज आते हैं 1-1 लाख रुपए मुझे कैश देके चले जाते हैं। मैं अगर पॉइंट बी को हटा दूं, मैं कहता हूं कि साहब पॉइंट बी जैसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ए था, तो मुझे बताएं क्या 1-1 लाख रुपए रोज कैश में रिसीव करना सेक्शन 269 एसटी का कंट्रावेंशन है? नहीं साहब, क्योंकि 269 एसटी कहता है कि आपको एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं करना। तो मैं तो साहब सिर्फ 1 लाख रुपए रिसीव कर रहा हूं, तो मैंने इस तरीके से 269 एसटी का कंट्रावेंशन नहीं किया। बट जैसे मैं पॉइंट बी में आता हूं, पॉइंट बी क्या कहता है? पॉइंट बी कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब साहब सिंगल ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आप चाहे सिंगल व्यक्ति से, चाहे मल्टीपल पर्सन से, चाहे सेम डे, चाहे मेनी डे, क्राइटेरिया क्या है? सिंगल ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए अगर आपने 2 लाख रुपया उससे ज्यादा कैश में रिसीव कर लिए, हम 269 एसटी वो करके 200 करके 271 डीए की आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे साहब। आर यू गाइस गेटिंग? और तीसरा, हमने कहा कि सर जी मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, बट वो सारे के सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन किससे रिलेट करेंगे? वन इवेंट या ओकेजन से फ्रॉम अ पर्सन। तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि लेट्स से हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ था लेट्स से 50 लाख रुपए का, ठीक है। मिस्टर ए ने लेट्स से किसी एनबीएफसी से हाउसिंग लोन लिया है 50 लाख रुपए का, और मिस्टर ए जो है साहब हर एक ईएमआई में लेट्स से 1 लाख रुपए पे करते हैं। मिस्टर ए हर एक ईएमआई में 1 लाख रुपए पे करते हैं। मुझे बताएंगे हाउसिंग लोन लेना क्या है? एक इवेंट या ओकेजन, और ये पूरी की पूरी पेमेंट किससे आ रही है? मिस्टर ए से, मींस एक पर्सन से। तो मुझे बताएं क्या हम हर एक ईएमआई को अलग अलग तरह से काउंट करेंगे कि हम सारी की सारी ईएमआई को एग्रीगेट करके 2 लाख रुपए काउंट करेंगे? सर होता तो यही है कि सारी की सारी ईएमआई को एग्रीगेट करके 2 लाख रुपए काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सी लग गया, वो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी मीन्स ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन। तो हम पूरी की पूरी ईएमआई को साहब एग्रीगेट करके एक इवेंट या ओकेजन की तरह से काउंट करेंगे। बट डियर होता तो यही था, बट सीबीडीटी ने यहाँ पे मतलब सर्कुलर इशू किया और कहा कि ऐसे सिचुएशन में हम ना आपके ऊपर क्लॉज सी नहीं लगाएंगे, हम आपके ऊपर क्लॉज बी लगाएंगे, और हम हर एक ईएमआई को क्या मानेंगे? सिंगल ट्रांजेक्शन। और अगर हर एक ईएमआई अगर 2 लाख रुपए से कम तक की है तो हम 269 एसटी इन्वोक नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो 269 एसटी कहां पे इन्वोक नहीं होगा डियर? अगर जो पेमेंट अगर कोई रिसीव कर रहा है एनी रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और सेविंग्स और कोऑपरेटिव बैंक ट्रांजैक्शन जो कि 269 एसएस में ऑलरेडी कवर्ड है, तो जो 269 एसएस में ऑलरेडी मतलब कवर्ड है उसको फिर से यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, और कुछ ऐसे रिसिप्ट्स जो कि स्पेसिफाई किए जाएंगे, ठीक है। 269 एसटी की पेनल्टी अगर इसकी कॉन्ट्रावेंशन की, तो डियर जितना अमाउंट आपने कॉन्ट्रावेंशन करके रिसीव किया आपकी पूरी की पूरी पेनल्टी बन जाएगी, और ये पेनल्टी अगर आप इसको चाहें तो प्रूव कर सकते हैं कि साहब देयर वाज अ सफिशिएंट कॉस्ट, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ 269 एसटी के साथ 269 एसटी कहां का नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 269 एसटी क्या कहता है कि यार किसी को भी ना 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा किसी भी पर्सन से रिसीव नहीं करना, बट कहां पर रिसीव कर सकते हैं? अगर आप डियर फ्रेंड्स पैसा रिसीव कर सकते हैं एक बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से, मतलब आप इनसे जो है वो कैश वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 269 एसटी नहीं लगेगा, 269 एसटी नहीं लगेगा। तो लेट्स से कि मैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से अगर मैं एटीएम के थ्रू पैसा विड्रॉ करता हूँ, या अगर मैं लेट्स से बैंक से ही पैसा विड्रॉ करता हूँ कैश में, तो मेरे ऊपर 269 एसटी नहीं लगेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि बैंक को वहाँ पे टीडीएस करना पड़ सकता है 194N के हिसाब से, ठीक बात है, उसकी बात नहीं करते। अच्छा, receipt by a business correspondent on behalf of a banking company or cooperative bank in accordance with the guidelines issued by RBI। देखेंगे डिफरेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जनरली वो लोग होते हैं जिनको जो है वो बैंकिंग कंपनीज वगैरह एम्प्लॉय करती हैं ऐसे जगह पे बैंकिंग सर्विसेज देने के लिए जहाँ पे एटीएम्स वगैरह नहीं होते, जहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स वगैरह नहीं होते। और आपके जो डियर व्हाइट लेबल एटीएम्स वगैरह हैं वो भी आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की तरह ही सही है। अगर आप इनको कैश वगैरह अगर ये लोग अगर मतलब रिसीव कर रहे हैं किसी बैंक से या फिर बैंकिंग कंपनी वगैरह से, तो इन लोगों के ऊपर 269 एसटी नहीं लगेगा, डिस्पाइट कि वो पैसा कैश में रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिसिप्ट बाय अ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर फ्रॉम रिटेल आउटलेट सोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। तो ध्यान दीजिएगा डियर, अगर व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर अगर डायरेक्ट बैंक से या कोऑपरेटिव बैंक से अगर पैसा रिसीव करता है कैश वगैरह में, तो क्लॉज बी जो पॉइंट बी है उनको एग्जम्प्ट कर देता है।
बट हमने कहा कि यहाँ पे आप पैसा किससे रिसीव कर रहे हैं, रिटेल आउटलेट से। तो सर जी हमें रिटेल आउटलेट की क्या जरूरत, हम तो सीधा बैंक से पैसा लेंगे। हाँ डियर, आपको सीधा बैंक से पैसा लेना चाहिए, बट जब डियर फ्रेंड जब देश में नोटबंदी हो गई थी तो बैंक के पास खुद से ही पैसा नहीं था किसी को देने के लिए, तो उस पीरियड के लिए हमने आपको अलाउ किया कि ठीक है यार, आप ना किसी और भी रिटेल आउटलेट से पैसा ले सकते हैं, और अगर आप कैश में भी अगर आप रिसीव करेंगे तो आपके ऊपर 269 ST नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट फ्रॉम द एजेंट बाय एन इशूअर ऑफ अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो साहब जो बैंक्स वगैरह हैं वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इशू कर सकते हैं। अगर वो अपने एजेंट्स इसके बिहाफ में कैश भी रिसीव करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज अगर क्रेडिट कार्ड के लिए के बिल के अगेंस्ट अगर कैश वगैरह भी रिसीव कर ले तो कोई परेशानी नहीं है डियर, ये कैश वगैरह नहीं होता, जनरली यहाँ पे बियरर चेक भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे रिसिप्ट जो कि आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनते सेक्शन 1017A में, तो डियर फ्रेंड्स 1017A कहता है कि लेट्स से कि कोई आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला किसी मतलब गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट मतलब गवर्नमेंट वगैरह से, तो वो जो अमाउंट है वो आप कैश में भी रिसीव कर सकते हैं। और हाँ, वो जो अमाउंट होता है डियर वो 1017A में आपकी हैंड में एग्जम्प्ट भी होता है। तो हमने डियर रिसिप्ट की तो बात कर ली, बात करते हैं पेमेंट की। बट सर जी एक बात बताओ, पेमेंट की तो बात आपने ऑलरेडी हमारे साथ की हुई थी PGBP में 40A3 वगैरह, वो क्या था डियर, वहां पे हम अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो पेमेंट जो हमने आपसे लोन वगैरह के तहत या लोन वगैरह के या मीन्स मतलब डिपॉजिट वगैरह के फॉर्म में ली हुई है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ सर्टन लोन्स और डिपॉजिट कहते हैं साहब किसी भी पर्सन को किसी दूसरे पार्टी को अगर उस पार्टी से उसने कोई भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम लिया हुआ है, उसको उसे कैश के या कैश जैसे फॉर्म में पे नहीं करना यदि वो अमाउंट 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है। तो मतलब आप उसको किस में रिपे कर सकते हैं अदर देन कैश मोड, जैसे अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मतलब सिस्टम, या फिर जो आपको मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड है डियर फ्रेंड्स रूल 6A में, ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ना चाहें, नो ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक एंड नो अदर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म और एनी अदर पर्सन, मतलब साहब कोई भी व्यक्ति shall repay any loan or deposit made with it or any specified sum received by it। specified sum का मतलब क्या हुआ कि साहब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में एडवांस वगैरह आपने अगर रिसीव किया है तो, otherwise then by an account pay, check, account pay, bank draft or drawn in the name of the person who has made the loan or deposit or paid the specified sum। मतलब आप जब इसको मींस मतलब रिपे करेंगे तो सब आपको रिपे कैसे करना है, आपको इन्हीं स्पेसिफाइड मोड में रिपे करना है। अगर कब रिपे करना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर लोन का, डिपॉजिट का या स्पेसिफाइड सम का जो अमाउंट है वो 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो, ठीक है, ठीक बात है। जिस दिन आपको उसको कुछ भी रिपे करना है उस दिन अगर इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो। और तीसरा, अगर हम स्पेसिफाइड सम की बात करें डियर, तो स्पेसिफाइड सम का अमाउंट और प्लस उसका कोई अगर इंटरेस्ट वगैरह भी अगर मान लीजिए मतलब बनता है तो इंटरेस्ट इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है और इसमें भी बन सकता है, वो अगर 20,000 रुपए उससे ज्यादा है तो इन तीनों सिचुएशंस में आपको उनको जो रिपे करना पड़ेगा वो आपको रिपे करना पड़ेगा इन अ मोड अदर देन कैश। अगर आप इनको कैश वगैरह में, मतलब जब भी मैं कहता हूँ ना मोड अदर देन कैश, तो आप समझ जाए कि वो मोड कौन कौन सा है। वो मोड है साहब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या फिर रूल 6A वाले प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, ठीक है। अगर आप इसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर आप किसी को रिपे करेंगे साहब तो फिर डियर तो फिर 269E आपके ऊपर लग जाएगा और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जितना भी अमाउंट आपने रिपे किया वो पूरी की पूरी आपकी पेनल्टी बन जाएगी। और ये पेनल्टी कौन इंपोज करेगा, जॉइंट कमिश्नर। अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि साहब देयर वाज अ सफिशिएंट कॉस्ट तो फिर 273B कहता है कि वो पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, कहते हैं कि ये आपके ऊपर 216T कब अप्लाई नहीं करेगा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ रीपेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट ऑफ स्पेसिफाइड टर्म ऑफ अ सम और स्पेसिफाइड एडवांस टेकन और एक्सेप्टेड फ्रॉम। अगर आपने रिपे किया है गवर्नमेंट को, बैंकिंग कंपनी को, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, कोई कॉर्पोरेशन जो कि स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी को या ऐसे पर्सन को जिसको कि सरकार इस बारे में मीन्स सरकार क्या कर सकती है डिफरेंस मीन्स नोटिफाई कर सकती है इस बारे में अगर आप उसको रिपे करते हैं तो। अच्छा, लोन और डिपॉजिट मीन्स एनी लोन और डिपॉजिट और मनी विच इज रिपेबल आफ्टर नोटिस और रिपेबल आफ्टर मीन्स पीरियड। तो इसका मतलब हुआ टाइम डिपॉजिट टाइप बेसिकली। बट इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन कंपनी लाइक इंडिविजुअल HUF हर प्रकार का लोन और मतलब मीन्स डिपॉजिट, इवन आप सेविंग्स डिपॉजिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट भी हो सकता है, मीन्स ये सारे के सारे मतलब डिपॉजिट हो सकते हैं जो कि कवर्ड होंगे। अच्छा, और एक लास्ट सेक्शन हम जल्दी से आपके साथ देख लेते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स मतलब ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। लेट्स से कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, अगर आप लेट्स से कि अगर आप बिजनेस वगैरह में इंगेज हैं और अगर आपकी बिजनेस की जो टर्नओवर है डियर वो 50 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो लेट्स से कि अगर हम प्रीवियस ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं और लेट्स से कि अगर इन द प्रीवियस ईयर 21-22 अगर आपके बिजनेस की टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है, तो आपको डियर रूल 119AA के हिसाब से कुछ स्पेसिफाइड मोड अपने कस्टमर्स को अवेलेबल कराने पड़ेंगे फॉर दी पेमेंट। ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड मोड क्या क्या है? डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, मीन्स रुपे पावर्ड मीन्स डेबिट कार्ड, आपको उसकी फैसिलिटी एक्सेप्ट करानी पड़ेगी कि कस्टमर चाहे तो अपने ऐसे मतलब मीन्स डेबिट कार्ड से भी पे कर सकता है जो कि किससे पावर्ड है, रुपे से। तो इसका पर्पस क्या है डियर? सरकार चाहती है कि रुपे को थोड़ा सा और मीन्स प्रमोट किया जाए, क्योंकि डियर अगर आप ध्यान दें तो जितना ज्यादा डियर फ्रेंड्स मतलब पॉपुलर मीन्स यूपीआई हुआ है उतना ज्यादा रुपए उतना पॉपुलर नहीं हो सका, तो सरकार चाहती है कि साहब रुपए को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, यूपीआई भीम यूपीआई के थ्रू भी आपको पेमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा, और यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह जैसे भीम यूपीआई क्यूआर कोड वगैरह की जहाँ पे मतलब क्यूआर कोड होता है और आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो साहब बिजनेस जो व्यक्ति कर रहा है उनको ये भी ऑप्शंस अपने कस्टमर्स को देने पड़ेंगे पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो मेरे साथ साथ देख लें, Any person carrying on business shall provide the facility for accepting payment through prescribed electronic modes। और ये prescribed electronic modes क्या है? सेक्शन रूल 119AA में ध्यान दीजिएगा, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है यदि उस पर्सन की पिछले साल की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा थी तो उसको अपने कस्टमर्स को ये ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि यार आप अगर हमें पे करना चाहते हैं तो आप इन तरीकों से भी पे कर सकते हैं। ठीक है, in addition to the facilities of other electronic modes of payment if any being provided by such person। अगर आपने इसके अलावा और कोई मोड दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप दे दें, बट साहब ये इंश्योर करें कि ये 3 मोड आपको देने ही देने। If his sales turnovers gross receipt as the case may be in the business exceeds ₹50 crore during the मतलब during the immediately preceding previous year, तो लेट्स से सर बिग बाजार वगैरह जिनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं और बिग बाजार का मतलब क्यूमुलेटिव जो टर्नओवर तो बहुत सारा है, बट हो सकता है कि उनका किसी एक स्पेसिफिक आउटलेट उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो डियर जनरली हम मीन्स क्यूमुलेटिव टर्नओवर को ही मतलब कंसिडर करते हैं, आपके स्पेसिफिक आउटलेट्स वगैरह को कंसिडर नहीं करते। तो मेरे साथ साथ मतलब ध्यान देंगे, अगर आप इसमें कोई भी अगर आप फेलियर करते हैं, मीन्स अगर आप ये स्पेसिफाइड मोड अपने कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं कराते, तो डियर 5,000 रुपए की रोज की पेनल्टी है जिस दिन आप इस फेलियर को मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो देखेंगे, if a person is required to provide facility for accepting payment through the prescribed electronic mode referred in 269 SU fails to provide such facilities, 5,000 रुपए रोज की पेनल्टी है, during which the failure continues such penalty shall be imposed by the joint commissioner। और अगर आप प्रूव कर देते हैं कि there was a sufficient cost तो साहब आपके ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है।